एहसन इकबाल साहब। रिकमेंडेशन पे बात हो रही है तो एहसन इकबाल साहब आप इसको सेनेट की रिकमेंडेशन पे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सेनेट पाकिस्तान के वफाक का इलामती एक मजबूत अलामत का इदारा है और सेनेट की सिफारिशात इस हवाले से बेहद अहम होती हैं कि वो पाकिस्तान की तमाम वफाकी इकाइयों के हारमनी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन सेनेट की सिफारिशात को महज कागज़ के ऊपर तहरीर सिफारिशात नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्हें वो संजीदगी देनी चाहिए जिसका ये हक रखती हैं। सेनेट से भी वही आवाज़ आई है जो ऑपोजिशन ने इस ऐवान के अंदर जब मिनी बजट पेश हुआ उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कही। सेनेट ने ये बात भरपूर तरीके से अपनी सिफारिशात में दोबारा उजागर की है कि जो इकदाम बजट में टैक्स फाइलर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए उठाया गया था और नॉन फाइलर्स को पिनलाइज करने के लिए उठाया गया था, जिसे इस हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए रिवर्स किया है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, हुकूमत एक तरफ तो ज़ोर शोर के साथ ये कहती है कि हमें अपने टैक्स के निज़ाम को इस्तेहसाली निज़ाम से इस्लाह करनी है, टैक्स के निज़ाम में ताकतवर को कमज़ोर लोगों पे हावी नहीं होने देना। और हुकूमत ने ये बात बार बार कही और ख़ास तौर पे जब ये ऑपोजिशन में थे तो हमें बहुत दर्स दिया करते थे कि हुकूमत नॉन फाइलर्स को नेट में लेकर आए, फाइलर्स को मजीद पीनलाइज ना करे। लेकिन हमने ये देखा जनाब स्पीकर कि हुकूमत ने नॉन फाइलर्स को इंसेंटिवाइज किया, जिसके नतीजे में उन इकदामात की हौसला शिकनी हुई जो ऑपोजिशन ने जब हम हुकूमत में थे उठाए थे, जिससे कि हम नॉन फाइलर्स को पीनलाइज कर सकें। लिहाजा मैं पुरजोर तौर पे सेनेट की इस सिफारिश की हमायत करता हूं कि हुकूमत ने मिनी बजट के अंदर नॉन फाइलर्स को जो रियायत दी है उसको फिलफौर वापस लिया जाए, चूंकि इसका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानीज को फैसिलिटेट करना नहीं है, इसका मकसद ऑटो एंड रियल एस्टेट माफियाज को खुश करना है। ये हुकूमत माफियाज को यरगमाल बन चुकी है, ये हुकूमत आज़ादाना फैसले नहीं कर रही और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं नैब को भी कहूँगा कि नैब को इस बात की तहकीकात करना चाहिए कि क्या वजह है, वो कौन लोग हैं जो इस स्कैंडल के अंदर मुलव्वस हैं, जो नॉन फाइलर्स के लिए इतनी बड़ी रियायत मिनी बजट के जरिए हासिल कर रहे हैं। हुकूमत का ये कहना कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये रियायत दी गई है हकायक के मुनाफी है। चूंकि FBR ने ऑनलाइन सलूशन तैयार किया हुआ था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज एक ऑनलाइन डेक्लेरेशन के जरिए फाइलर स्टेटस हासिल कर सकते थे, तो लिहाजा अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज को फाइलर स्टेटस चंद कंप्यूटर की बटन्स दबा के मिल सकता था, इट वॉज जस्ट ए फ्यू क्लिक्स अवे फ्रॉम एनी ओवरसीज पाकिस्तानी who wants to purchase property in Pakistan, then what was the need of making this exemption in the mini budget? इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद
उस रियल स्टेट माफिया को खुश करना था जो मौजूदा हुकूमत की सफ़ों के अंदर घुसा हुआ है, इसकी आस्तीनों के अंदर घुसा हुआ है, और ये उस रियल स्टेट माफिया के लिए ये दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, सेनेट ने भी इस तजवीज़ को दिया है कि जो हमारे टैक्स रेट में टॉप रेट था सैलरीड लोगों के लिए 30%, उसे हमने 15% पे घटाया था। इसका मकसद क्या था कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा तो उससे वो ज़्यादा खर्च कर सकेंगे, इकॉनमी में एक्टिविटी भी आती है, लेकिन उससे ज़्यादा टैक्स चोरी में कमी होगी। लोगों के लिए अपनी टैक्सेबल इनकम को जाहिर करने का इंसेंटिव दिया गया था। हुकूमत ने इसको 25% कर दिया, और इसको बढ़ाने से ये खदशा है कि दोबारा लोगों के लिए अपनी पूरी टैक्स इनकम को जाहिर करने में डिसइंसेंटिव होगा। सेनेट ने तजवीज़ दी है कि चलिए, अगर हुकूमत इसे बढ़ाना चाहती है तो 15% से बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा 20% कर दे। तो जनाब स्पीकर, हम सेनेट के इस मुतालबे की हिमायत करते हैं और हुकूमत को मुतालबा करते हैं कि जो उन्होंने टॉप रेट को 25% तजवीज़ दिया है, इसे घटा के 20% करें। इससे उनका रेवेन्यू घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टैक्स नेट के अंदर आना चाहेंगे। इसी तरह जो बिज़नेस इनकम है, ये वो बिज़नेस इनकम है जो नॉन कॉरपोरेट सेक्टर को एड्रेस करती है। इसमें जो हमारे ताजिर हैं, जो हमारे आम बिजनेस क्लास है, वो सारी आती है। तो हुकूमत ने इसको 35% से घटा के 15% किया था। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने जब इसे 35% से 15% किया, उसके पीछे भी यही मंशा थी कि हम लोगों के लिए टैक्स देना आसान करें और टैक्स की चोरी करना उनके लिए मुश्किल करें। हुकूमत ने इसको भी बढ़ाकर 29% कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें सेनेट ने बहुत फराख दिली की और हुकूमत को कहा, चलिए अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो 15% से 25% बढ़ा दीजिए। मैं भी भरपूर सेनेट के इस मुतालबे की हमायत करता हूं। ये अगर 25% से ज़्यादा किया जाएगा तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, फिर टैक्स की चोरी होगी। और दूसरे, मैं इसमें एक बहुत अहम बात ये भी उजागर करना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत के मुशीर कौन है। आप कभी रेट्रोएक्टिवली चीज़ों को मुसल्लत या नाफिज नहीं कर सकते। कानून का ये प्रिंसिपल तय हो चुका है कि अगर कानून कोई बेनिफिट देता है और वो बेनिफिट एक्रू हो जाए तो आप उसको लोगों से छीन नहीं ले सकते, वापस नहीं ले सकते। ये हुकूमत की मंतक कि ये टैक्स के रेट्स 1 जुलाई से जाके नाफिज करेंगे, ये कानून की नज़र में स्टैंड नहीं कर सकते। कानून की नज़र में ये कभी भी अपना टेस्ट ऑफ लॉ पास नहीं करेंगे, चूँकि टैक्स के रेट्स जो हैं अमूमन 1 साल के लिए नाफिज किए जाते हैं, और चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर है या वो बिजनेसमैन है, वो 1 साल के टैक्स रेट्स के ऊपर अपने बिजनेस साइकिल की प्लानिंग करता है। हमारी हुकूमत ने भी इसीलिए 1 साल का बजट दिया था कि वफाकी बजट का ताल्लुक टैक्सेस और ड्यूटीज़ के साथ होता है। आप टैक्सेस और ड्यूटीज़ को साल में 2 या 3 किस्तों में तब्दील नहीं कर सकते, इससे बिजनेसमैन प्लान नहीं कर सकते, कॉरपोरेशंस या बिजनेस एंटिटीज़ प्लान नहीं कर सकती। उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स 1 साल के लिए प्लान करने पड़ते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है
कि आप उनको 1 साल के बजट के ज़रिए वो स्पेस दें जिससे वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को प्लान कर सकें। और हुकूमत ने उल्टा उनको पीछे जाके 3 महीने पीछे जाके 1 जुलाई से जो बेनिफिट एक्रू हो चुका था वो भी उनके जेब में हाथ डाल के डाका डालने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ये नहायत ही रेट्रोग्रेसिव कदम है और सेनेट का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हुकूमत इन टैरिफ्स के अंदर चेंज करना चाहती है तो जनाब स्पीकर उस दिन से नाफिज कर सकती है जिस दिन सदर मुमलिकत इस मिनी बजट के बिल के ऊपर दस्तखत करेंगे। जिस दिन से वो नाफिज होगा उस दिन से आप टैक्स को निफाज कर सकते हैं, नए रेट को। आप पिछले दिनों में जाके लोगों की जेब में हाथ डाल के, कंपनीज के तिजोरियों में हाथ डाल के वो रकम नहीं निकाल सकते जो उनको लॉफुली लीगली बेनिफिट एक्रू हो चुका है। और अगर कोई बिजनेसमैन और अगर कोई कॉरपोरेट सेक्टर अदालत के अंदर गया तो हुकूमत का ये मिनी बजट अदालत के अंदर उड़ जाएगा, अदालत उसको उड़ा देगी क्योंकि ये कानून से मुतकाजी है, ये कानून से टकराता है और अदलिया के फैसलों से टकराता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इक़दामात जो कि कानून के ख़िलाफ़ हों, बिजनेस के मुफाद के ख़िलाफ़ हों, हुकूमत को फौरी तौर पे वापस लेने चाहिए। इसी तरह जनाब स्पीकर हमने इसमें देखा कि हुकूमत ने रॉ मटेरियल के नाम के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनकी स्लैब्स को रिवाइज़ किया है। लेकिन मैं आज भी हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके पास कोई एनालिसिस मौजूद है कि जो रॉ मटेरियल जिसको ये ड्यूटी कम कर रहे हैं उसकी किस कदर मिकदार हमारे एक्सपोर्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर कोई रॉ मटेरियल 20% एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हो रहा है और 80% यहाँ लोकल इंडस्ट्री उसका फ़ायदा उठा रही है तो हम अपनी मईशत के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे और हम अपने लोकल इंडस्ट्री को पीनलाइज करेंगे। इससे लोगों के लिए इंपोर्ट करने का इंसेंटिव पैदा होगा और हमारा मुकामी सनतकार या हमारे मुकामी पैदावार यूनिट्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, उनका बिजनेस बंद होगा, बेरोजगारी होगी, लाखों मजदूर जो ऐसी सनतों के साथ जिनका रोजगार वाबस्ता है वो बेरोजगार होंगे। तो ये इकदाम भी बगैर सोचे समझे हुकूमत ने उठाया है जबकि इसके पास कोई एनालिसिस मौजूद नहीं है कि जिस रॉ मटेरियल के ऊपर ये कंसेशन दे रही है वो रॉ मटेरियल किस तनासुब के साथ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। क्या वो खालिसतन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कुल्ली तौर पे एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती है या उसका कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होता है और ज़्यादा हिस्सा उसका मुकामी सनत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होता है। जब इस तरह जनाब आई एम ऑन द पॉइंट टू द पॉइंट, मैं ना हीर रांझा पढ़ रहा हूँ ना मैं कोई और अफसाना पढ़ रहा हूँ। जनाब स्पीकर ये मेरा इस्तेकाक है कि मैं इस ऐवान के ज़रिए कौम को आगाह करूँ उस तबाहकारी से जो हुकूमत के मिनी बजट के ज़रिए आने वाली है। मैं उस तबाही से आगाह करूँ जो मईशत को लागू होने वाली है हुकूमत के मनफी हथकंडों और इक़दामात के साथ। लिहाजा जब मैं स्कोप ऑफ डिस्कशन या बिजनेस से हटूंगा और मैं कोई निकल जाऊंगा किसी कहानी की तरफ तो आप मुझे जरूर टोक दीजिएगा। लेकिन अगर मैं बजट से रिलेटेड बहुत पुराना प्यार मौज़ूआत पे बात कर रहा हूं तो ये मेरा हक है कि मैं अपोजिशन की नुमाइंदगी करूं। यहाँ पर हमने 45 मिनट असद उमर साहब को मौका दिया है जब वो बजट के ऊपर बात करते थे। जनाब आपकी जगह या सादिक साहब तशरीफ रखते थे तो अपोजिशन दिल खोल के बात करती थी। तो मैं आपसे उससे बेहतर रवायात की तवक्को रखता हूँ क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के लोग बड़े फराख दिल होते हैं। तो कुछ ज़रा फराख दिली का मुजाहरा कीजिए।
तो जनाब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है कि जिसके ज़रिए हमारी मुकामी सनत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लिहाजा मैं सेनेट के इस सिफारिश की मुकम्मल हमायत करता हूँ कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास और FBR के पास से हमें ये सर्टिफिकेशन नहीं मिलती कि ये जो रियायत दी जा रही है ये मुकम्मल तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इससे फ़ायदा उठाएगी, ऐसे कदम को वापस उठाना लेना चाहिए जिसके ज़रिए हमारे मुकामी सनत के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो। लिहाजा इस पूरे बजट को जो मिनी बजट की तजवीज़ है, मैंने अपनी मिनी बजट स्पीच में भी कहा था कि बहुत हमने दूरबीन लेके कोशिश की, दूरबीन के साथ जायज़ा लिया कि कहीं 100 दिन के प्रोग्राम की झलक नज़र आ जाए, कहीं पर हमें उस मंशूर की नज़र आ जाए कि जो तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अवाम को दिया था। जनाब स्पीकर, ये मिनी बजट 2018-19 के साल को लॉक कर देगा। ये एक साल हुकूमत के लिए 20% टेन्योर उसका ख़त्म कर देगा। इस 20% टेन्योर के अंदर क्या उनके मंशूर का और ख़ास तौर पे उनके 100 दिन के प्रोग्राम का कोई आधा नुक्ता भी इस लायक नहीं था जो मिनी बजट के ज़रिए नाफिज किया जाता, सवाए इसके कि इस मिनी बजट के ज़रिए नॉन फाइलर्स को बेल आउट पैकेज दिया गया है। इसके अंदर कोई और काबिल ज़िक्र बात नहीं है। और दूसरी अहम बात ये कि जनाब स्पीकर, मैं ख़ास तौर पे जो 31% से ज़्यादा तरक्याती बजट के ऊपर कटौती लगाई गई है और सेनेट के अरकान ने भी उन तरक्याती बजट के मंसूबों का जिक्र किया है जो कटौती की नज़र हो गए, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कुल्हाड़ा चलाया गया है पाकिस्तान के तरक्याती बजट के ऊपर, जिससे GDP ग्रोथ रेट स्लो होगी, जिससे 4 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे और वो हुकूमत जो करोड़ों को रोज़गार देने आई थी एक झटके के साथ 4 लाख लोगों का नवाला उनकी रोज़ी का उनके मुंह से छीन रही है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, क्रशिंग इंडस्ट्री, वो सारी इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट के साथ मुतल्लक है वो उससे बुरी तरह मुतासर हो रही है। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ी कीमत है। और मैं ये बात कहूँगा जनाब स्पीकर, हमें ये बात समझनी चाहिए कि डेवलपमेंट पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की एक बुनियादी इकाई है। हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सिर्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमें खुशी है कि इस बजट के अंदर हमने पाकिस्तान के डिफेंस के बजट को 1 ट्रिलियन के ऊपर कर दिया है, चूंकि हमारी दिफाई ज़रूरियात हैं। हमारा हमसाया मुल्क बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरा बना हुआ है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये भी एक हकीकत है कि हमारे हमसाया मुल्क के दिफाई बजट का जो सालाना इजाफा है वो हमारे कुल दिफाई बजट से ज़्यादा हो चुका है। तो हम अगर 5 और 4% के ऊपर ग्रो करते रहेंगे तो हम एक इतनी बड़े तफावत में एसिमेट्री का शिकार हो जाएंगे कि जिससे निकलना हमारे बस की बात नहीं होगी। जनाब स्पीकर, कौम की आज़ादी फ़कत उसका डिफेंस यकीन नहीं बना सकता। सोवियत यूनियन से बड़ी कोई मिसाल नहीं हमारे सामने, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी ज़ख़ीरा था, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी रेड आर्मी थी, लेकिन जब उसकी मईशत पंचर हुई, जब उसके ग्रोथ रेट्स क्रैश किए, तो वो अपनी आज़ादी की हिफाजत नहीं कर सकी। वो एटम बम, वो टैंक और वो रेड आर्मी सोवियत यूनियन को नहीं बचा सकी। आज अगर हमने पाकिस्तान को इन नाकाबिले तस्खीर करना है तो हमें पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान की डेवलपमेंट को पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में डिफेंस के बराबर खड़ा करना पड़ेगा। डिफेंस, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, 3 Ds में हारमनी के बगैर हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता
कि हम सिर्फ डिफेंस के अंदर रुपए भरते रहें और पाकिस्तान की डेवलपमेंट को नीचा करते रहें, पाकिस्तान की मईशत के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके ऊपर कुल्हाड़ी चलाते रहें, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को ना पनपने दें, तो हम समझे कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत कर रहे हैं। हम सब पाकिस्तान के मजबूत डिफेंस के हामी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुसल्लह अफवाज के पास दुनिया का जदीद तरीन साजो सामान होना चाहिए जो दुनिया की किसी भी फौज के पास है, क्योंकि कोई कौम अपनी आज़ादी का सौदा नहीं कर सकती। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि खाली दिफाई साजो सामान कौम की आज़ादी की ज़मानत नहीं है। अगर आज हमने अपनी आज़ादी की ज़मानत हासिल करनी है, मिसाल अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इजराइल की मिसाल देना चाहूँगा कि क्या वजह है कि 80-85 लाख का वो मुल्क है, लेकिन वो दुनिया में पूरी इस्लामी मुल्कों से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल कर रहा है, पूरे इस्लामी दुनिया के ममालिक से ज़्यादा इनोवेशन कर रहा है। इजराइल की आबादी दुनिया की 1% का भी 1/10 है, लेकिन पूरी दुनिया में जो साइबर सिक्योरिटी की इन्वेस्टमेंट हो रही है 20% इजराइल के अंदर जा रही है। हम अगर अपने मुल्क को जदीद तकाज़ों के मुताबिक टेक्नोलॉजी की बेस बनाने के लिए नौजवानों को उन नई टेक्नोलॉजी से वाबस्ता करने के लिए इकदाम नहीं उठाएंगे, तो जनाब स्पीकर, ये खाली टैंक और तोप का गोला हमारी हिफाजत नहीं कर सकेगा। हमें एक इनोवेशन इकोनॉमी बनना है, हमें इनोवेशन इकोनॉमी बनना है, और इनोवेशन इकोनॉमी बनने के लिए हमें अपने डेवलपमेंट बजट को सेफ गार्ड करना है। जब तक पाकिस्तान का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में नॉलेज इकोनॉमी की बुनियादें नहीं होंगी, तो पाकिस्तान दुनिया के हम पल्ला नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, मैं अपने छोटी सी आपको सिर्फ अगर मैं ये तफसील पढ़ूं कि इन्होंने जो कुल्हाड़ी चलाई है इस मिनी बजट के जरिए पीएसडीपी के अंदर, तो उसका निशाना क्या क्या कुछ बना है। सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन में मेरी असद उमर साहब मौजूद हैं, बड़ी खुशी हुई थी बहुत। मैं इनका पुराना फ़ैन हूँ और ये भी दोस्त हैं, मुझे खुशी है। आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल कि जिनकी इलेक्शन कैंपेन में जनाब असद उमर साहब अरूद अफगाना के गांव में भी पहुंचे थे, तो ये मेरे पुराने इलेक्शन के सपोर्टर भी हैं, और इसके हवाले से मैं तवक्को रखता हूं कि ये मेरी बातों को तसल्ली से सुनेंगे और उन पे अमल करेंगे उस रिश्ते के हवाले से, क्योंकि ये बातें पाकिस्तान के मफाद में हैं और ख़ुद इनके मफाद में हैं। क्योंकि अगर ये बातें इन पर अमल करेंगे तो उससे मुल्क तरक्की करेगा, और मुल्क तरक्की करेगा तो इनकी भी नेकनामी होगी। अब जनाब आप ये देखिए, पीएसडीपी के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का कत्ल हुआ है सिर्फ हायर एजुकेशन के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर का प्रोजेक्ट कत्लेआम, बाचा खान यूनिवर्सिटी 4 सदा कत्लेआम, यूनिवर्सिटी ऑफ फैज साहिवाल कत्लेआम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान कत्लेआम, ब्यूटिम्स का कैंपस किला सैफुल्ला के अंदर कत्लेआम, सेंटर ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान के अंदर वाटर सबसे बड़ा मसला है। हमने मंसूबा बनाया था कि इस साल वाटर सेंटर बनाएंगे, सेंटर ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन बलोचिस्तान, ताकि बलोचिस्तान के आबी वसाइल को बचाया जाए, उस पर रिसर्च हो। उसका कत्लेआम। नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, यहाँ पे मैंने तकरीर सुनी कि जनाब हमारे बच्चे स्टंटेड हैं, हमारी न्यूट्रिशन बहुत ख़राब है, तो हमने जनाब इसीलिए सेंटर फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन को रखा था बजट के अंदर, उसका कत्लेआम। सीपैक नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, जनाब ये मंसूबा था कि हम चाइना से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें ताकि सीपैक के ज़रिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, जीआईएस है, और जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, ड्रिप इरिगेशन है,
और बेशुमार शुक्रिया हैं, जी। उन सब टेक्नोलॉजीज को हम पाकिस्तान में लाएं और अपनी यूनिवर्सिटीज के जरिए लेकर आएं। वो पूरा मंसूबा please, खत्म कर दिया गया wind है। up, please. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स, इससे कौन इनकार कर सकता है कि हम खेलों में कितना पीछे चले गए हैं। हमने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स का मंसूबा रखा, वो कत्लेआम। यूनिवर्सिटी ऑफ मरी कत्लेआम, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल कत्लेआम, यूनिवर्सिटी ऑफ खुशाब कत्लेआम, नेशनल सेंटर्स फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंस और GIS एंड स्पेस साइंस, ये शुक्रिया 3 जी। सेंटर से। जनाब स्पीकर, ये सब मैं ऑन टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। ये मेरा हक है कि मैं नहीं, उन माशाल्लाह, चीजों की एक निशानदेही understanding करूं हुई थी कि जिनका 10 मिनट मुल्क बात के होगी। मफाद पे असर पड़ने जा रहा है। आप अगर please। मैं कोई फालतू बात करूं, नहीं, मैं तो कोई टाइम का भी रोमियो ख्याल रखना जूलियट है। का एहसान नावल साहब, पढ़ूं, आप थोड़ा रोक सकते हैं। 25 मिनट हो गए हैं। जनाब स्पीकर, ये मेरा इस्तेकाक है। यहाँ ऑपोजिशन ने 2-2 घंटे तकरीर की है, जब तक वो टू द पॉइंट है। ये हमारा इस्तेकाक है, मुल्क का मुस्तकबिल है, मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं। ये तमाम मंसूबे ऐसे हैं जो मेरे नौजवानों के मंसूबे हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मंसूबे हैं। मैं इन पर ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा। इसी तरह जनाब स्पीकर, आने वाला वक्त नैनो टेक्नोलॉजी का है, आने वाला वक्त कंप्यूटेशनल साइंस और इंजीनियरिंग का है, आने वाला वक्त स्पेस साइंसेस का है। उनके नेशनल सेंटर्स हम बना रहे थे। पिछले साल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, साइबर सिक्योरिटी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, हमने बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग का बनाया, हमने ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का बनाया और हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स के बनाए। अब ये उनके अगले मरहले में मजीद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस थे। इन सब को ख़त्म कर दिया। ये वो थे जो हमें 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करते, जो हमारी सलाहियत बनाते, लेकिन हुकूमत ने उनका कला काम कर दिया। शांगला कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात कत्लेआम, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ इन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसका मकसद था कि हम 1 लाख की तादाद में अपने नौजवानों को इन नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दें और उनको पूरी दुनिया में फैला दें। चूंकि पूरी दुनिया में आज इस ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, जैसा कि इंडिया ने 60s और 70s में किया, आज पूरी IT फोर्स उनकी है। ये प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने वो सारे मंसूबे जो CPEC के तहत सूबों को मिलाने वाले थे, मेन जो CPEC रूट है, जिसमें कि मीरपुर, मंगला, मुजफ्फराबाद, मानसरे का रूट शामिल था, वो भी शामिल किया, उसको भी कत्लेआम कर दिया गया। इसी तरह दीर, चतराल से और चकदरा तक नीचे, गिलगित से नीचे जो रूट आना था, जिसने मगरब, शुमाल मगरबी इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा और GB को करना था, जिसके लिए हमारे साथ उस वक्त परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे CPEC में, उसके मंसूबे को भी कत्लेआम कर दिया गया। पट फीडर केनाल जो बलोचिस्तान का मंसूबा है, उसको कत्लेआम कर दिया गया। इसी तरह मेडिकल कॉलेज गिलगित में है, उसको कत्लेआम कर दिया गया। सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो फ्रंटियर कोर हमारी बहुत अहम काम कर रही है बलोचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के बहुत सारे मंसूबे कत्लेआम कर दिए गए, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। नेशनल साइबर टेररिज्म सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आज पूरी दुनिया में साइबर वॉर हो रही है, हम एक अपनी नेशनल साइबर टेररिज्म सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना चाहते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह हमने मुल्क में 400 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने का मंसूबा शामिल किया था, ताकि नौजवानों को ट्रेनिंग मिले, टेक्निकल एजुकेशन मिले। 400 VTIs थे, उसको भी कत्लेआम कर दिया गया। हमने 100 स्टेडियम बनाने का मंसूबा रखा था, ताकि नौजवानों को खेल की सहूलत मिले। ये तो स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा ख्याल था ये 100 की बजाय 200 स्टेडियम करेंगे, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। PTV पार्लियामेंटेरियन चैनल, मेरा ख्याल में ये तो आपका मंसूबा है, और लोगों ने भी बोलना है, ये काइंडली आप ये आपका मंसूबा है। तो मेहरबानी होगी जनाब स्पीकर, अब मैं आपकी जुबान बन रहा हूँ जी। कि इस ऐवान का TV चैनल था PTV पार्लियामेंटेरियन चैनल।
ताकि पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को पता चले वैसे इस पीटीवी का ऐवान तो के अंदर कवरेज क्या होता चल रहा है, रेगुलर चल रहा है इसका, उसको भी इन्होंने कर दिया। और गवादर के और अंदर अभी भी आपकी बेशुमार स्पीच माशाल्लाह लाइव मंसूबे जा रही थे, है। गवादर के जो मंसूबे थे उनको खत्म कर दिया। इसी तरह नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान था जो तमाम सूबों ने और वफाक ने मिलकर बनाया था, उसको खत्म कर दिया। पाकिस्तान मल्टी मिशन सैटेलाइट एंड पाकिस्तान स्पेस सेंटर, ये दो बड़े स्ट्रेटेजिक मंसूबे हैं, इनको भी फौरी तौर पे पीएसडीपी में शामिल लाएं। और मैं नहीं वाजे करना चाहता हूं कि यहाँ पे ऐवान को मिसगाइड किया जाता है। मुझे पता चला कि हमारे प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा कि ये खड़े होकर बातें करते हैं। गवादर के अंदर कोई डिसैलिनेशन का प्लांट पीएसडीपी के अंदर शामिल नहीं था। तो मैं बहुत अदब से, वो बरखुरदार हैं हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, हमारे साथ ही थे, 4-5 साल हमारे साथ ही रहे हैं और अभी खैर वो उधर चले गए हैं। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो जो कोई बाबू लोग पर्ची देते हैं उसके ऊपर बात ना किया करें, पहले हमसे पूछ लिया करें ताकि उनको एम्बैरस ना होना पड़े। जनाब पीएसटीपी के अंदर 272 नंबर स्कीम है, 5 मिलियन गैलन पर डे डिसैलिनेशन प्लांट इन गवादर, ये मौजूद है पीएसडीपी के अंदर और यहाँ पे गुमराह किया गया कि वो माशाल्लाह। इसी तरह आपकी बात आ 5 गई है मिलियन गैलन पर डे कराची के लिए डिसैलिनेशन प्लांट का मंसूबा पीएसडीपी के अंदर मौजूद है, उसको भी गालबन इन्होंने एक्स कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि जी बहुत सारे अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट डाल दिए गए हैं। ये अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट क्यों शामिल किए जाते हैं? ये इस साल नहीं किए गए, ये हमने 5 सालों में बर वक्त और स्पीडी इंप्लीमेंटेशन के लिए मैकेनिज्म यूं बनाया था कि एक मंसूबे को होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उसका PC1 अप्रूव होना चाहिए और दूसरी उसकी पीएसडीपी के अंदर एलोकेशन होनी चाहिए। अगर जी वो भी सारे उसमें शामिल है ना, और अगर आप उसकी इन दोनों में से, आप प्लीज तशरीफ रखें प्लीज, इन दोनों में से कोई एक शर्त लाजिम है जिसके जरिए आप उस पर अमल दरामद कर सकते हैं, तो वो उसका पीएसडीपी में शामिल होना है। चूंकि अगर उसका PC1 अप्रूव्ड हो और वो पीएसडीपी में लिस्टेड नहीं है तो आप उसके लिए पैसे रिलीज नहीं कर सकते। तो हमने पिछले 5 सालों में इस मैकेनिज्म के जरिए बर वक्त और तेज रफ्तारी के साथ मंसूबों पर अमल किया। हम उनकी एलोकेशन करते थे और उसके साथ ही उसी साल में उनका PC1 जब अप्रूव होता था तो उसी कॉस्ट एस्टिमेट के ऊपर उनके ऊपर काम शुरू हो जाता था। जो पुराना तरीक़ेकार था कि पहले आप PC1 अप्रूव करें फिर उसके बाद पीएसडीपी में लेकर आएं, तो कई PC1 2-2, 3-3 साल पुराने अप्रूव होते थे। जब उन पे अमल होता था तो उनकी कॉस्ट एस्टिमेट्स जो हैं वो इररेलेवेंट हो चुके होते थे, लिहाजा उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता था। तो पीएसडीपी के अंदर अगर मंसूबा मौजूद है तो ये फर्क नहीं है कि वो अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, उसके लिए एलोकेशन मौजूद है। शुक्रिया। और उसका जो ही PC1 अप्रूव होता है तो उसके ऊपर काम शुरू हो सकती है। तो ये उन्होंने लोगों को गुमराह किया। मैं इसमें फिर एक बार ये जरूर कहूंगा कि आज मुझे ये सुन के थोड़ी दोबारा हैरत हुई कि आज हमारे वजीर मौसूफ ने फिर कहा है कि सऊदी अरेबिया CPEC में एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर शामिल नहीं हो रहा। हमें इन कौमी मसलों से ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत संजीदा मसाइल हैं। इससे पहले हम एम्बैरस हो चुके हैं इंडिया के साथ, जब हमारी हुकूमत ने कहा कि इंडिया ने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, बाद में इंडिया ने करारा जवाब दिया कि हमने कोई ऐसी पेशकश नहीं की। फिर हमने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के टेलीफोन कॉल को तनाज़ा बनाया, वहां पे भी हमें शर्मिंदा होना पड़ा। शुक्रिया मैंने सुनिए जी, ये फिर इसी तरह CPEC एक अहम मंसूबा है। हमें ना चाइना को एम्बैरस करना चाहिए, ना खुद को एम्बैरस करना चाहिए, ना सऊदी अरब को एम्बैरस करना चाहिए। इन कौमी मंसूबों पर संजीदा होकर बात करनी चाहिए। और आखिर में जनाब, मैं आखिर एक बात, ये यहाँ पे मुझे कहा गया, प्लानिंग मिनिस्टर ने कहा कि आसन साहब तो बड़े अच्छे थे, नेक ख्वाहिशात रखते थे, लेकिन Q ब्लॉक इनकी नहीं सुनता था। तो ये P ब्लॉक और Q ब्लॉक की लड़ाई पिछले 70 साल की है, ये कोई मेरे दौर से नहीं है। और मैं
अपने ऑनरेबल मिनिस्टर को, प्लानिंग को कहूंगा कि मैं तब मानूंगा कि वो जाके अपना मुकदमा क्यू ब्लॉक में लड़ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हमने क्यू ब्लॉक के साथ लड़ के पाकिस्तान के डेवलपमेंट बजट को दुगना किया। पाकिस्तान में 12,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे खड़े किए। हमने पाकिस्तान के अंदर 1750 किलोमीटर मोटरवेज का जाल फैलाया। हमने पूरे मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर तरक्याती मंसूबों का जाल फैलाया और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के तरक्याती विजन को पूरा करने के लिए। मोहतरम शाहिद अख्तर अली प्लीज देखिए जी, एक मिनट जी प्लीज जी। एहसन इकबाल साहब 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। तो जनाब मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमें ये भी पता चला है कि 20 अरब डॉलर हुकूमत को चाहिए इस साल अपना खसारा पूरा करने के लिए मिनी बजट के अंदर। और पीटीआई के लीडर जनाब जो हमारी कौमी गैरत और हमारी कौमी शान और हमारी कौमी दियानत के अजीम चैंपियन वजीर आज़म इमरान खान साहब हैं, जो ये फरमा चुके हैं कि मैं खुदकशी कर लूँगा, मैं कर्जा नहीं लूँगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वजीर ख़जाना अपनी रैप अप तकरीर के अंदर कौम को 2 टोक अल्फाज में ये पैगाम देंगे कि हम घास खाएंगे, हम कोई बैरूनी कर्जा नहीं लेने जाएंगे। मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली साहब, मोहतरम शाहिदा अख्तर जी, बस वो वैसे जी ऐसा नहीं बात। माशाल्लाह मैं आपको बताऊं जी डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो माशाल्लाह स्पीकर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपको एजेंडा जी शेर पढ़े जी, जस्ट ऐसा नहीं बात। एक शेर अर्ज किया है, एक शेर अर्ज जी जी सर। एक शायर ने कहा, उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। हमारे लिए जो फंदे लगाते थे आज उन फंदों में खुद गिर गए हैं। और मैं सिर्फ ये अख्तर अली साहिबा, मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली साहिबा, माशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी मौका देंगे जी।